बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान, कारोबारी सरगर्मियां बहुत बेहतर रहीं। स्टॉक ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स ने जमकर खरीदारी की। 6 साल के बाद 100 इंडेक्स की पोजीशन 49,000 की रही और ये 6 साल पहले का रिकॉर्ड बराबर हुआ। 100 इंडेक्स का इंट्राडे हाई लेवल 49,900 का रहा और हमने देखा कि इस साल 100 इंडेक्स का ये हाई लेवल है और 6 साल का रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने बराबर किया। 100 इंडेक्स की पोजीशन इतनी मजबूत क्यों हुई, क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी क्यों जारी है। हम गुज़िश्ता हफ्ता भी हमने देखा कि तकरीबन 2000 पॉइंट्स का 100 इंडेक्स में इजाफा हुआ और आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज और ट्रेडिंग इंतहाई जबरदस्त तरीके से हमने देखी। इसकी बुनियादी वजूहातें अनाउंसमेंट्स, इसकी बुनियादी वजूहातें डॉलर की कीमत में कमी और IMF के वो तमाम अहकामात जिसको डिगरा हुकूमत पूरी बहुत भरपूर तरीके से पूरा कर रही है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, मुस्बत असरात हैं, वो ट्रेडिंग पर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट्स हुई और इसी की वजह से बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में 430 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल 204 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स हमने ग्रीन स्केल पर देखे और 139 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स हमने नेगेटिव स्केल पर देखे। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई और इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स की जानिब से जमकर खरीदारी की गई और जाहिर सी बात है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू मुस्तकिल गिर रही है, तो इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। फिर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में बड़ी कमी हुई है। ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स की पोजीशन 49,900 के बुलंद तरीन लेवल पर रही, जो साल का सबसे बुलंद तरीन रिकॉर्ड है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट में आज भी डॉलर की कीमत में मुसलसल हमने कमी देखी और कारोबारी हफ्ते का पहला रोज इंडिया मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हुआ। ओपे मार्केट में भी डॉलर कम हुआ। इंटरबे मार्केट में डॉलर 277 रुपये 62 पैसे से कम होकर 276 रुपये 62 पैसे का हो गया। ओपे मार्केट में डॉलर 277 रुपीज़ पर अनचेंज रहा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन की, तो वो मुस्तकिल ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है और इंटरबैंक हो या ओपे मार्केट, रुपी की वैल्यू दिन ब दिन अप्रिशिएट हो रही है और ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे हमारे कर्जों की शरह में भी कमी होगी और हमारे इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ भी आसान होंगी और लिक्विडिटी क्रंच जो है डॉलर का लोकल मार्केट में, उसको भी काफ़ी हद तक तक़वियत मिलेगी। और 1 अरब डॉलर अब तक एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक मार्केट को प्रोवाइड कर चुकी हैं, लेकिन टारगेट्स इससे भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी के हवाले से। निगरान हुकूमत ने बड़ा स्टेप उठाया, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। कल 40 रुपये फी लीटर पेट्रोल कम किया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बताना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो कमी हुई है, इसकी क्या कैलकुलेशन है, एक्स रिफाइनरी रेट क्या है, इसमें कितने टैक्सेस शामिल हो जाते हैं, इसमें कितने चार्जेस लगा दिए जाते हैं, पेट्रोल की असल कीमत क्या होती है और फिर आवाम को कितने का मिलता है। मेरे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें जो एक्स रिफाइनरी रेट है, सबसे पहले मैं आपको 1 सितंबर का बता देता हूँ। 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमत थी 305 रुपये 36 पैसे, फिर 16 सितंबर को इसमें इजाफा हुआ, 331 रुपये 38 पैसे का हो गया फी लीटर पेट्रोल मुल्क भर में, और ये बढ़ के आइंदा 15 रोज के लिए 323 रुपये 38 पैसे का कर दिया था 1 अक्टूबर को। यानी 1 अक्टूबर को 323 रुपये 38 पैसे का पेट्रोल कर दिया था और 331 रुपये 38 पैसे जब पेट्रोल पहुंचा था तो ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा था और अब पेट्रोल आ गया है 283 रुपये 38 पैसे पर 40 रुपये फी लीटर कमी के बाद। अब एक्स रिफाइनरी रेट, यानी एक्स रिफाइनरी रेट क्या होते हैं? जब खाम तेल पाकिस्तान मंगवाया जाता है तो रिफाइनरीज को दिया जाता है कि वो उसको रिफाइन करें और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकलती है, तो उसको एक्स रिफाइनरी रेट कहते हैं। 16 अक्टूबर को एक्स रिफाइनरी रेट जो है वो 202 रुपये 33 पैसे का रहा। यानी 202 रुपये 33 पैसे रिफाइनरीज पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद, छानने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद OMCs और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को दे देती हैं कि अब आप इसको मुंतकिल करें गवर्नमेंट लॉस के हिसाब से। फिर इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी एक टैक्स है जो IMF की ईमा पर हुकूमत ने लगाया है 60 रुपये का, यानी 202 रुपये 33 पैसे कॉस्ट आती है रिफाइनरी के बाद। इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का एक टैक्स लग जाता है 60 रुपये का। उसके बाद IFEM, ये इन्फेंट फ्रेट चार्जेस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सहल अंदाज में मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 रुपये 41 पैसे के इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद OMC का मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, जैसे बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, कैलटेक्स है, बाइको है, शेल है, इनके ये तमाम OMCs कहलाती है, इनका मार्जिन इसमें शामिल हो जाता है 7 रुपये 41 पैसे। उसके बाद डीलर मार्जिन, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, जो आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप्स पे जो हम लेते हैं पेट्रोल, तो ये एक तमाम डीलर्स होते हैं, इनका एक मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन फी लीटर पर, तो इनका 8 रुपये 23 पैसे
मार्जिन इसमें ऐड ऑन हो जाता है। उसके बाद इसकी जो रिटेल प्राइस है यानी 202 रुपये 33 पैसे रिफाइनरी होने के बाद तमाम टैक्सेस, तमाम प्रॉफिट मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस शामिल करने के बाद 283 रुपये 38 पैसे का पेट्रोल पड़ रहा है इस वक्त फी लीटर एक आम सारिफ को। यानी ये है इसकी असल हकीकत। अगर हम इसमें से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के 60 रुपये माइनस कर दें IMF के तो ये और कम हो जाएगा। अगर हम इसमें जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, OMCs, डीलर्स के मार्जिन में कमी कर दें तो ये और सस्ता हो जाएगा। तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से पेट्रोल सस्ता हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है हमें IMF की शराइत को पूरा करना है, अपने सर्कुलर डेट्स को पूरा करना है, हमें अपने रिजर्व्स को बेहतर करना है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अपने पेट्रोल को मज़ीद सस्ता नहीं कर सकते। लेकिन सेल्स टैक्स इस चार्ट में शामिल नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने आपको एक छोटा सा एक खाका पेश कर दिया कैलकुलेशन का कि इस तरीके से पेट्रोल की कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा प्रोग्राम में आज तफसीली बात करेंगे एक्सेल लोड कवानीन की पासदारी पर। ये एक्सेल लोड कवानीन क्या है? एक आम आदमी सोचता है ये एक्सेल लोड कवानीन की पासदारी, एक्सेल लोड, इम्पोर्ट, सामान की तरसील पूरे मुल्क में मुतासर होगा, ये सब क्या है? देखें, बड़ी आसान सी बात है। जब हम इम्पोर्ट करते हैं सामान बाहर से, ख्वाह वो गंदम हो, ख्वाह वो गुड्स हो, ख्वाह वो सरिया हो, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या XYZ कोई भी हो, एडिबल ऑयल हो, खाने पकाने का, ये तमाम चीज़ें जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इसकी लोडिंग होती है। वो लोडिंग मुल्क भर में की जाती है। ट्रांसपोर्टर्स हजरात इंपोर्ट माल को अपने ट्रॉलर्स में, अपने हैवी व्हीकल्स में लोड करते हैं और फिर वो मुल्क भर में जाते हैं, ख्वाह वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान। अब इनकी प्रॉब्लम इस वक्त ये सामने आई है, इनकी तरसील मुतासर हो गई है और ताहाल तरसील मुतासर है, पोर्ट से कोई भी सामान मुंतकिल नहीं हो रहा क्योंकि एक्सेल लोड कवानीन की पासदारी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखें, जो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ हैं जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़, इन लोगों ने कहा है कि आप माल को लोड करें मगर एक हद तक, ओवरलोडिंग नहीं होगी। अगर आपने मिसाल के तौर पे 30 टन का एक ट्रक है और उस पर आपने 40 टन का सामान लोड कर दिया तो एक्सीडेंट का ख़तरा है, शाहराओं की ख़राबी का मसला है, तो खुद गाड़ी का भी मसला है। तो ये कवानीन है, तो ये कवानीन की पासदारी ज़रूरी है। और ट्रांसपोर्टर और इम्पोर्टर जो हैं वो इस हवाले से परेशान हो गए, उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए इन दोनों के दरमियान, क्योंकि पैदावारी लागत और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह से कॉस्टिंग में मसला आ रहा है। तो इम्पोर्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने सामान की तरसील बंद कर दी है और प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि आप सामान की तरसील को जाने दें, क्योंकि महंगाई साथ पे आसमान पर है। हमने इंपोर्ट किया है, फ्रेट चार्जेस लगाए हैं, इसके अलावा फिर आपके शिपमेंट के चार्जेस लगेंगे। तो ये तमाम मामला जो है ना वो तूल पकड़ रहा है, उसमें हम देखने की शिद्दत आ रही है। प्रोग्राम में यहाँ पर हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे कि क्यों अगर इम्पोर्टर और ट्रांसपोर्टर कानून की पासदारी नहीं कर रही तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नोटिफिकेशन का जरा हुआ है तो ट्रांसपोर्टर और इम्पोर्टर्स को चाहिए कि वो कानून की पासदारी करें और फिर तरसील को मुमकिन बनाएं। बहरहाल इस वक्त गंदम की तरसील मुतासर है, सरिये की तरसील मुतासर है, कुकिंग ऑयल की तरसील मुतासर है मुल्क भर की, और इस हवाले से मुशावरत शुरू हो गई है। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि गैले पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक PIA की मुल्की और गैर मुल्की जो फ़्लाइट ऑपरेशंस की जो टाइम वो है रैंकिंग वो जारी हो गई है और PIA बहुत पीछे रह गया है, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या गैर मुल्की सतह पर हो। ऑन टाइम फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से PIA की कारकर्दगी बहुत पीछे रह गई है। जबकि इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एयरलाइन सियाल जो है वो पहले नंबर पर आ गई है, सीरीन एयर दूसरे नंबर पर आ गई है, PIA तीसरे नंबर पर है और एयर ब्लू चौथे नंबर पर आ गई है। और अंदरून मुल्क परवाज़ यानी लोकल डोमेस्टिक ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एयर साल पहले नंबर पर, एयर ब्लू दूसरे नंबर पर, फ्लाई जिना तीसरे, सरीन चौथे नंबर पर और कौमी एयरलाइन पाँचवें नंबर पर आ गई है। जाहिर सी बात है कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन है, जिसकी बुनियादी वजह माली खसारा है और खसारे की जद में आकर PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन सिसक कर जारी है। और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने इनको तंजीम नौ करने की ठानी है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बातें हो रही हैं, प्राइवेटाइज भी किया जा सकता है। खैर ये मामला कब तक हल होगा इसके हवाले से तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन PIA की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। एक्सेल लोड कवानीन के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी आज देखी गई। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था, इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स ने जमकर खरीदारी की और इस साल 100 इंडेक्स का लेवल ऑल टाइम हाई रहा। 49,900 का लेवल आज रिकॉर्ड किया गया। क्यों तेज़ी देखने में आ रही है? इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो पैलेस्टाइन ऑफ जो इसराइल का जो तनाज़ा है उसकी वजह से दुनिया की तमाम स्टॉक एक्सचेंज रेड जोन में दाखिल हो गई, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ग्रीन जोन में दाखिल है और ना सिर्फ ग्रीन जोन में दाखिल है बल्कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है।
कैपिटलाइजेशन में हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल उसकी जो शरह है उसमें इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कैपिटलाइजेशन का रेशो। तो इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं जफ़र मोती, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं। जफ़र साहब, क्या वजूहत हैं, किस वजह से हम लोग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और नए रिकॉर्ड बना रहे हैं? क्या लोकल इन्वेस्टर स्पेकुलेशन कर रहे हैं मार्केट में, या क्या वजूहत आप समझते हैं? देखिए, मोमेंटम जो था तेजी की तरफ का वो पहले शुरू हो गया था, जंग तो बाद में शुरू हुई है। मोमेंटम सबको लग रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट में जो प्राइस और रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और इस पर सोने पर जो कहते हैं ना, टू टॉप इट ऑल, वो जो अपना डॉलर रुपी की पेरिटी अल्लाह अल्लाह करके स्टेबल हुई है और 275 के करीब पहुंच गई है। और ये ना सिर्फ ये बल्कि इंटरेस्ट रेट की भी, मॉनेटरी पॉलिसी में भी कुछ कमी की इंडिकेशन ना सिर्फ गवर्नमेंट ने दी है बल्कि यहाँ मार्केटों में भी इसके लिए खबरें शुरू हो गई है सर्कुलेट होना। तो ये सब चीजों ने मार्केट को एक बूस्ट दिया है, एनर्जी का सेक्टर को बूस्ट दिया, सीमेंट के सेक्टर को बूस्ट दिया जो टॉप हैवी है इंडेक्स पे। और अब अबाउट टाइम था कि हम 50,000 के लेवल के करीब पहुंचते, क्योंकि आप देखें कि 1-1.5 हफ्ते से मार्केट में मोमेंटम की बातें आ रही थी। इससे पहले जब भी कोई ऐसी रैली चलने की थी तो उसमें छुट्टियां आ जाती थी, खुद पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से तकलीफ आ जाती थी। अब थोड़ा स्मूथनेस नजर आ रहा है और इकोनॉमी का भी टर्न अराउंड नजर आ रहा है, तो उसका रिएक्शन कैपिटल मार्केट में डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। अच्छा जफर साहब, आप समझते हैं कि इस साल 100 इंडेक्स नया रिकॉर्ड कायम कर देगा? जिस सेंटीमेंट से मार्केट ट्रेड हो रही है तो उससे तो यही लगता है कि आइंदा वाले चंद दिनों में या इस हफ्ते या अगले हफ्ते हम तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम कर देंगे। देखिए, साल की बात करके आप फिर चंद दिनों चंद हफ्ते की बात ना करें। साल में 50,000 का लेवल तो 50,000 का लेवल तो हम क्रॉस कर सकते हैं, 50,000 का। नहीं, वो जो रिकॉर्ड है ना हमारा लास्ट जो हमने हाई किया था उसको क्रॉस करने में दिसंबर क्लोजिंग ऊपर मैं देख रहा हूँ कि वो हो जाएगा। दिसंबर क्लोजिंग में अभी टाइम भी है, आपका वक्त भी है, अक्टूबर का 15 दिन है, नवंबर और दिसंबर 2.5 महीना है। तो इसमें जिस तरह मोमेंटम चल रहा है और जिस तरह हमको प्रेडिक्शंस हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट भी घटाएंगे और जिस तरह डॉलर रुपए की पैरिटी स्टेबल हो रही है, तो उसका लगता है कि वो क्रॉस कर जाएगा। अच्छा जफर साहब, गैस की प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है, मार्केट इसको पॉजिटिव लेगी नेगेटिव लेगी? अगर मार्केट इसको पॉजिटिव लेती है, जाहिर सी बात है जब गैस प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो सर्कुलर डेट्स को हम कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, मार्केट कहाँ पे स्टैंड करेगी? देखिए, मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है, जो जिनका रॉ मटेरियल ही गैस है, तो वो तो परेशान होंगी, नो डाउट अबाउट इट, उससे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये है कि अब हमको सर्कुलर डेट को भी देखना है और दूसरा हम अब बगैर IMF के सब जो चीज़ें हैं, लवाजमात हैं, फाइनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके तहत हमने ये साइन किया हुआ है कि सब चीज़ों को बढ़ाएंगे ताकि हम ये सर्कुलर डेट से भी जान छूटे। और हम देखें ना, अभी जो मार्जिन्स है, लेवीज भी हैं ऑयल प्राइसेस पर, वो भी बढ़ा दी गई हैं ताकि हमारे पास कलेक्शन ऐसे हो जाए कि चाहे दुनिया में कुछ ऑयल प्राइसेस कहीं भी हो जाए, हम वो लेवी अपनी कलेक्ट करें और लेवी से अपने कर्जे उतारें और ये सर्कुलर डेट की मुसीबत से जान छुड़ाएं। अच्छा जफर साहब, मैं अब डॉलर के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूंगा। एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को इस क्रैकडाउन के बाद अप्रॉक्सीमेटली $1 अरब फराहम किया है। अशराफिया के पास एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर मौजूद हैं। आप नहीं समझते कि सिर्फ $1 अरब क्रैकडाउन के बाद देना ये बहुत कम है? मजीद क्रैकडाउन सख्त होना चाहिए ताकि हम अपना जो लिक्विडिटी क्रंच है लोकल मार्केट का उसको काबू कर सकें, और इसके अलावा जो $17.5 अरब हुकूमत के अखराजात हैं इसको कम करने चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। तो अगर ये अखराजात और ये स्टॉकिंग के पैसे ही अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम IMF से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं, इस बात को आप तस्लीम करते हैं? देखिए, जो आपके फिगर है ना अशराफियाज के पास इतना है, ये गलत फिगर है, इतना नहीं है जितना आपके ख्याल में है। हाँ है, ये तो है, और इसी वजह कितने होंगे, कितने हैं फिर आप बताएं हमें, कितने हैं फिर आप बताएं, क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में एक्सचेंज कंपनीज के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जफर पराचा, उन्होंने तो $25 अरब कहा था,
लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें तो 30 अरब डॉलर 35 अरब डॉलर की बात हो रही है पाकिस्तान भर में, मुल्क भर के अशराफा की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे वो फिगर्स बताएं जो आपके पास हैं। मेरे ख्याल में 12 से 15 अरब डॉलर ऐसे हैं आपके जो ख्याल में? मार्केट सही से है। गायब हैं, और जो अपना जो इधर जो छुपे हुए हैं केपी के में, जो गायब हैं, जो क्रॉस स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है, तो वो जो है वो रकमें अगर हमारे एमनेस्टी का अलाउ कर देती गवर्नमेंट को इसाक डार के टाइम में आईएमएफ, तो मेरे ख्याल में वो बहुत तेजी से मार्केट में आता और वो वाइट हो जाता। लेकिन वो नहीं उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि वो अब एफएटीएफ के बाद कोई भी एक ऐसे स्कैंडल में नहीं जाना चाह रहे कि जिसमें काला धन सफेद हो जाए। तो ये जो मसला है, ये टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों तरफ से। अगर इसमें पाकिस्तान की सुनी जाती तो ये मेरे ख्याल में उसी टाइम ये मामला हल हो जाता, लेकिन नहीं सुनी सही है। गई। अब आप जो पूछ रहे हैं कि सख्तियां और होनी चाहिए, तो यही अभी देख रहे हैं कि ये सख्तियों का लेवल अभी तक एक्सचेंज कंपनी पे है। अब उन बैंकों का क्या करना है जिन बैंकों पर खुद स्टेट बैंक ने कहा है कि जुर्माने लगने हैं, उनके लोगों को लाना है, उनके लोगों से पूछना है जो इन्होंने स्पेक्यूलेट किया था, 330 रुपए तक ले गए थे। देखिए, अगर जिस स्पीड से नीचे आए तो इसका मतलब बात सख्ती की नहीं, बात थी इसमें कि कुछ गड़बड़ चल रही है। और गड़बड़ अगर आउटसाइड स्टेट बैंक हो रही हो तो उसको समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टेट बैंक के अंडर द नोज बैंकों ने की हो तो उसको तो समझना कोई मुश्किल नहीं होता। इनको तो रिपोर्ट करना पड़ता है कि आज हमने इतने पैसे इतने में लिए यानी इस या मामले पे इस आप क्लाइंट को समझते हैं दिए, कि स्टेट तो वो बैंक चेक करना। डिसेंट्रलाइज हो गया इस मामले पे, कमर्शियल बैंकों के खिलाफ जो एक्शन लेना था उस मामले पे आप समझते हैं कि स्टेट बैंक डिसेंट्रलाइज हो गया है और उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही? बिल्कुल। आप हमारे तो जिस मार्केट में हम बैठे हैं उसकी दीवार के साथ है। आप मुझे कोई ऐसा दिखा देना जब ये स्पेकुलेशन हो रही थी, जी तो क्या आपने कहीं से भी स्टेटमेंट कोई देखा स्टेट बैंक के गवर्नर का कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम इसमें पूछगछ करेंगे, जी। हम इसमें मार्केट में स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लाएंगे? ऐसा कहीं से कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जब इस बात में कितनी सदाकत है जफर साहब कि कुछ बड़े कमर्शियल बैंक्स स्टेट बैंक की सुनते ही नहीं है, स्टेट बैंक को प्रेफर करते ही नहीं है उसके ऑर्डर्स को? ये बात दुरुस्त है कि कुछ बड़े कमर्शियल बैंक जो है वो पाकिस्तान के जो जायंट बैंक्स है वो स्टेट बैंक की बात नहीं सुनते, इसी वजह से स्टेट बैंक बेबस है? ये बेबसी जो है आपके, देखिए ना, जैसे ही ये आई है एस्टेब्लिशमेंट इसमें एंट्री की है इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए, तो सब सेट हो गए। अगर आपको डंडा ही है, जरूरत है, तो डंडा चलाने के लिए स्टेट बैंक के पास भी बहुत से वो हैं, रेगुलेशंस हैं। जी ये एक मिनट में इनको सबको सेट कर सकता है। लेकिन जो पर्सनैलिटीज बैठी हुई हैं, जो पर्सन्स बैठे हुए हैं स्टेट बैंक के पे, वो अभी तक उनको अफरा तफरी में उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। जब तक इस्टेब्लिशमेंट ने खुद इस टास्क को नहीं लिया, तो आप खुद सुनते थे कि टीवी पर आकर ये मनी चेंजर्स जो हैं वो बताते थे कि भाई आज हमने इतने पैसे जमा कर दिए और ये भाव हो गया, वो भाव। अच्छा, भाव भी गलत दे रहे हैं। 309 308 कह रहे हैं और मार्केट में 315 में बिक रहा है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही ये है, भी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा ही है, बिल्कुल मिस बिल्कुल है। इन्फॉर्मेशन है ना। ये बिल्कुल गलत है। आप बताओ कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि पब्लिक को भी पता चले। और मैंने कई चैनलों पर कहा भी कि जब आप कम पैसे बताते हो तो कितने जो छोटे छोटे इन्वेस्टर मजदूर जो होते हैं, वो जब आप पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं या किसी के हाथ या कोई भी, तो वो बेचारे सस्ता माल बेच डालते हैं। अब तो आइंदा उनको आने पता ही वाले नहीं दिनों होता में कि अब तो आइंदा आने वाले दिनों में एक्सचेंज कंपनीज का कल्चर हो सकता है पाकिस्तान से खत्म हो जाए और बैंक ही इसको डील करें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि 12 से 15 अरब डॉलर आप कह रहे हैं कि अशराफिया के पास मौजूद है, आपकी फिगर देंगे। 17.5 अरब डॉलर के लगभग हुकूमत का खर्चा है, शान खराजात हैं, गवर्नमेंट का साइज बढ़ा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई यही तो डर लगता है ना, यही तो परेशानी है ना। ये जो एक्सपेंडिचर का गैप है, जी कि वो जो एक जोक है कि कमाई 98 की और रुपए का खर्चा, ये वो तो 98 कह रहे हैं। ये हमारा पिछले 25-30 साल से ऐसा ही मसला चल रहा है। जी तो वो जो है खर्चा कम कर ही नहीं रहे। अभी आप देखें ओपन मार्केट टी बिल्स के लिए, और जब आते हैं तो ये कोई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई गवर्नमेंट इसके लिए पैसे थोड़ी उठा रही है, डे टू डे खर्चे के लिए उठा रही है। जी और डे बिल्कुल। टू डे खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कोई तरीके से ना ये अपनी सिक्योरिटी पर कमी कर रहे हैं, ना खर्चों पर, ना अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल का कर रहे हैं, ना अपने गैस का कर रहे हैं, ना अपने वो जो कल्चर है
कि मीटिंगों में जाएंगे तो इतने पैसे, खाने के इतने पैसे। जी दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली, सबसे सस्ती रोटी जो है वो असेंबलियों में मिलती है। आप चेक कर ले, असेंबली जी की बिल्कुल कैंटीन में ऐसा ही है। मिलती है। तो ये सब चीजें, ये सब जो रिबेट खाने की, अभी जो एक कैंपेन चली थी कि वापडा के वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरते क्योंकि मुलाजिम है, वो जेस्चर देकर, सिंबॉलिक तरीके से भी अभी कहते हैं कि हम नहीं लेंगे मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन लोग खुश होते हैं कि भाई अब इन्होंने भी कोई तकलीफें समझी है आम आदमियों। अच्छा, आखिर में मुझे जफर साहब ये बताते हैं कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आ रहे थे, हमने सुना कि सऊदी प्रिंस आएंगे, बड़े बड़े ऐलानात करेंगे, अभी तक तो वो आए नहीं। तो इस हवाले से क्या खबरें हैं, हो सकता है आएंगे या नहीं आएंगे, या ये सिर्फ एक महज अफवाहें हैं? अफवाहें नहीं है, वो आने वाले थे, लेकिन ये जो मसला खड़ा हो गया मिडल ईस्ट में, इसको, वो उनके लिए बड़ी परेशानियां होंगी अभी। मेरे ख्याल में 24 घंटे में प्रिंस भी जो है अपना 18 घंटे काम कर रहा होगा, क्योंकि ये जो वॉर है ये गली के कोने पर हो गई है। और इसमें मुश्किल ये हो गई है कि बगैर वेपन के हमास घुस गया है, और उसकी वजह से आम फलस्तीनियों का कचूमर निकल जाएगा। तो ये उनको सबको परेशानी है कि अब ये पहले 100 अगर इसराइली मरते थे तो 1000 आदमी मार देते थे फलस्तीनी। अब जी ये क्या रेशो से करेंगे, वो तो जंग खत्म नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रिंस के लिए अभी पाकिस्तान का दौरा करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रिंस के लिए पाकिस्तान आना मुश्किल है, क्योंकि पैलेस्टाइन और इसराइल की जो वॉर है उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है, और इस वक्त तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक पेज पर जमा हो गए हैं, और ये वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये वॉर ख़त्म हो जाए। और जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर भी आ रहा है। एक्सेल लोड कवानीन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक्सेल लोड कवानीन को लेकर ट्रांसपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो गई है, और इसकी वजह से मुल्क भर में तरसील मुतासिर हो गई है गुड्स की। अब ख्वाह वो गंदम की हो, सरिये की हो, या दीगर अशिया की हो, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है। 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक्सेल लोड कवानीन का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि एक्सेल लोड कवानीन का जो एक लॉ है, इनका जो एक नोटिफिकेशन है, उसकी पासदारी की जाए, जबकि इंपोर्टर ये कहता है कि जब नोटिफिकेशन का इजरा हुआ उस वक्त तक माल मौजूद था, नरमी इख्तियार की गई माजी में, और लोडिंग हो जाया करती थी। अब अगर लोडिंग होगी, यानी एक जो माल है उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, तो वहाँ पर पहले 3 ट्रक जाते थे, तो अब इस कानून के नफाज के बाद वहाँ पर 6 ट्रक जाएंगे। तो पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो हुकूमत से उन्होंने गुजारिश की है कि मरहलावार इसको जो है एक्सेल लोड कवानीन को लागू किया जाए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। लेकिन नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया गया है मुताल्लिक़ अथॉरिटीज़ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और इसकी पासदारी होनी चाहिए। गुड ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है, जबकि बिजनेस कम्युनिटी और इंपोर्टर्स का कुछ और कहना है। क्या कहना है, सबसे पहले तो आप ये देख लें। एक्सेल का जो कानून है वो मुल्क में लागू है, लेकिन हमारे पास उतने ट्रक नहीं हैं। अगर आप लेटर एंड स्पिरिट में इस पर अमल दरामद करेंगे तो आपके बहुत सारी कीमती अशिया जो हैं वो मुल्क में नहीं जा सकेंगे। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इस कानून के ऊपर अमल दरामद कम से कम 6 महीने के लिए रोक दिया जाए, ताकि जो ज़रूरी अशिया आई हैं वो बंदरगाह से निकल के जहाँ भी जाना है वहाँ पहुँच जाएँ, वरना बहुत सारी मुश्किलात होंगी। जो एक्सेल लोड का जो मसला है, ये कोई नया मसला नहीं है, ये पहले भी खड़ा हुआ, फिर गवर्नमेंट ने इसको हल किया। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त के ऊपर ये मसला गवर्नमेंट को नहीं उठाना चाहिए। वजह ये है कि महंगाई बेतहाशा है, और अगर ये एक्सेल लोड ये इम्प्लीमेंट जिस तरह कर रहे हैं, इससे महंगाई में इजाफा से इजाफा होता चला जाएगा। तो लोगों को रिलीव करें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के मुशावरे से फ़ैसला करें। ये जो एब्रप्ट ये इन्होंने फैसला कर लिया कि ये इम्प्लीमेंट कर दें, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको फ़ौरन वापस लें। इस चीज़ के फ़वाइद भी हैं, और ख़ास तौर से हादसाती नौइयत के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो लीथल साबित होते हैं बहुत, दूसरों की जानें भी उसमें चली जाती हैं, उसको इससे रोका जा सकता है। लेकिन इससे फेज़ वाइज करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी माली वसाइल इतने नहीं हैं कि आप ओवरनाइट नई व्हीकल्स को एक्वायर कर सकें। हमारे मुल्क में लीजिंग वगैरह में जो आजकल मार्कअप चल रहा है वो 25 से 27% है। 27% में कोई भी लोन ऐसा नहीं है जो लेके आप उसकी अदायगी कर सकें।
लिहाजा मैं समझता हूँ कि कानून बिल्कुल सही है और अच्छा है, लेकिन इसका मरहलावार जो है अमल दरामद इस पे अगर किया जाए तो वो वर्केबल होगा। जी बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी का आपने सुना मौक़िफ़, उनका ये कहना है कि कानून अच्छा है, कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन मरहलावार होनी चाहिए। यकदम अगर इस कानून का निफाज कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली इससे इंपोर्ट की जो तरसील है, इंपोर्ट गुड्स की जो तरसील है मुल्क भर में, वो मुतासर होगी, और जो कि हो गई है। हम देख रहे हैं कि आज भी गंदम की तरसील नहीं हो रही है मुल्क भर में, सरिये की तरसील रुक गई है। 1 लाख टन से ज़ायद सरिया इस वक्त पोर्ट पर मौजूद है, तकरीबन 8-10 लाख टन से ज़ायद गंदम इस वक्त पोर्ट पर मौजूद है। इसके अलावा एडिबल ऑयल की तरसील रुक गई है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से महंगाई की शरह में इजाफा होगा और सारिफ तक फ़ायदा मुंतकिल नहीं होगा। सस्ती गंदम हमने इम्पोर्ट कर ली, उसके बावजूद भी गंदम की कीमतों में कमी नहीं हो रही क्योंकि तरसील मुतासर हो गई है। ट्रांसपोर्टर और इम्पोर्टर के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है तरसील का, उसकी लागत बढ़ गई, उसके चार्जेस बढ़ गए, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल लोड कवानीन की वजह से। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद चौधरी उवैस। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, ये बताएं कि एक्सेल लोड कवानीन का मामला अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना है। इस हवाले से अदालत ने भी हुक्म सादिर किया हुआ है। अगर नोटिफिकेशन का इजरा किया गया है मुताल्लिका अथॉरिटीज़ की जानिब से, ये तो अच्छी बात है। तो फिर कुछ ट्रांसपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स तरसील क्यों बंद करके बैठे हुए हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा मौका जानने के लिए राब्ता किया। असल में मामला ये है कि गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, ये अदालत का ऑर्डर है और ये कानून बना हुआ है। अब जहाँ पे महंगाई की बात कर रहे हैं मेरे फाजल दोस्त, या बात कर रहे हैं कि इससे गाड़ियों की कोई शॉर्टेज पैदा होती है, तो ये दोनों चीजें ही गलत है। पहले भी ऐसा हो चुका है, ये पहली बार इन्फोर्समेंट की कोशिश नहीं की जा रही, पहले भी 3 से 4 मरतबा इसको इन्फोर्स करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये कानून बना है, ये रोड सेफ्टी के कवानीन में सबसे प्राइमरी बुनियाद का ये कानून है, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो ताजर बरादरी है वो हमेशा ही इसकी मुखालफत करती है। ये अपने पैसे बचाने के लिए अपने 3 गाड़ियों का माल एक गाड़ी के ऊपर लोड करके भेज देते हैं, जिससे हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, रोड बर्बाद हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हो रही है। ट्रांसपोर्टर क्यों ओवरलोड करता है? ट्रांसपोर्टर मना कर दे। अगर पहले दिन से अगर ट्रांसपोर्टर लोडिंग नहीं करता, ओवरलोडिंग नहीं करता, तो आज ये नौबत ना आती। शायद इंपोर्टर अपना मामला तब्दील कर देता या इंपोर्टर अपना एग्रीमेंट तब्दील कर लेता और फिर वो ट्रांसपोर्टर के कहने पे और कानून के कहने पर तरसील करता। लेकिन आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो ट्रांसपोर्टर वालों की भी गलतियां हैं और कई सालों की गलतियों का आज खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आप 2 मिनट दे, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ ट्रांसपोर्टर क्यों ओवरलोड करता है। देखिए जी, कानून मौजूद है और कानून की इन्फोर्समेंट भी दी गई है। स्टेट किधर है? ट्रांसपोर्टर्स को रोकना क्या 100% आप चोरी रोकने के लिए कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा चोरी ना करे? कत्ल की सबसे ज्यादा सजा है, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी मर्डर ना हो क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा सजा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि इशारे पे हर बंदे को पता है कि लाल जब होगा, रेड इशारा होगा तो मैंने रुकना है वहां पे? क्या वहां पे पुलिस वाला खड़ा नहीं किया जाता कि फिर उनको रोके या उनकी वायलेशन के ऊपर जुर्माना करे? अगर रियासत दरमियान से गायब हो जाएगी तो 100 के 100 लोग एक पेज पे नहीं आ सकते। 80% ट्रांसपोर्टर ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, जो वो 20% करेंगे उन्हें कौन रोकेगा? या तो आप बाकी 80% को स्टेट दरमियान से गायब होकर उन 80% को इख्तियार दे दे कि जो लोग ओवरलोडिंग करेंगे आप उनको खुद रोक लें, तो फिर तो आप ये बात कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर इस चीज को खुद मैनेज करें। लेकिन देखिए, रियासत का दरमियान में होना जरूरी है। अभी भी अगर हम एहतजाज करते हैं एक्सेल लोड की हिमायत में, तो हम रियासत से ही मुतालबा करते हैं कि आप ऐसा करें, दरमियान में आए, अपने वे ब्रिजेस चालू करें। अभी हमारा मुतालबा है कि M9 जो सबसे ज्यादा पे लोड वहां से गुजरता है, वहां पे 3 वे स्टेशन है, तीनों के तीनों बंद पड़े हैं, जहां से पूरे कराची से पूरे पाकिस्तान का लोड जाता है। वो तीनों वे स्टेशन बंद पड़े हैं और वे स्टेशन वो आते हैं FWO के अंडर। हम NHA वालों को कहते हैं कि ये वे स्टेशन चलाएं आप, NHA वाले कहते हैं हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, FWO वाले के अंडर है। FWO वालों को NHA वाला कह नहीं सकता, अगर कहते हैं तो वो चला नहीं रहे। तो अब मुसीबत ये बनी हुई है कि अगर पूरे कराची से माल जा रहा है अपर पंजाब की तरफ या अप कंट्री की तरफ, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। रियासत गायब हो चुकी है। हम चाहते हैं रियासत दरमियान में आए। जिस तरह पोर्ट्स पे अमल दरामद का हुक्म जारी हुआ है,
इसी तरह हुक्म कौन जारी किया जाए कि कौन से इदारों को मुतारिक होना पड़ेगा एक्सल लोड कवानीन की पासदारी के हवाले से, आप क्या जी कहते जी, हैं? सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मोटरवे पुलिस की। मोटरवे पुलिस का कानून के मुताबिक वो कस्टोडियन है रोड्स की, वो इन्फोर्समेंट एजेंसी है। मोटरवे पुलिस को चाहिए कि वो फिल फॉर इसके ऊपर एक्शन ले। दूसरे नंबर पे अभी FWO की जिम्मेदारी आती है जी। कि जो मेन पॉइंट M3 के M9 के ऊपर 3 कांटे हैं वो FWO के अंडर हैं। जी। FWO इन तीनों कांटों को फौरन ऑपरेशनल करे। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी NHA के ऊपर और चारों सूबों के जो इंतजामिया है उनके ऊपर के वो अपने अपने सूबों में एक्सेल लोड लिमिट को नाफिज करें। देखें ये एक बहुत बड़ा मकसद अच्छा, है। ये मुझे 75 बताएं, अरब रुपए प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है, से। ये मुझे बताएं कि तरसील अभी बंद है, गुड्स की तरसील नहीं हो रही, ये मामला कब तक हल हो जाएगा? क्या समझते हैं, क्या आइंदा आने वाले दौर में तरसील बहाल हो जाएगी? हमारा इस वक्त जी फौरन मुतालबा है इस वक्त के FWO सबसे मेन इस वक्त उभर के सामने आ रहा है। जब तक वो 3 कांटे ऑपरेशनल नहीं होते, हम कहते हैं कि कुछ चेक एंड बैलेंस बनाए। पोर्ट से अगर गाड़ी निकल रही है कानून के मुताबिक तो और भी 100 पॉइंट है कराची में लोडिंग के लिए। वहां से जो गाड़ियां निकलेंगी उनको कौन चेक करेगा? उनके लिए M9 के ऊपर 3 कांटे लगे हुए हैं, काठौर के ऊपर और सुपर हाईवे के ऊपर। उन कांटों को ऑपरेशनल किया जाए, वहां पे मोटरवे पुलिस अपनी ड्यूटी करे, उनको चेक करे, तो ये गाड़ियां तो हजारों की तादाद में है, फौरन चली जाएंगी लोडिंग के लिए। एक हुक्म पे हमारी गाड़ियां लोडिंग के लिए चली जाएंगी, हम बेचते हैं, लेकिन कोई उनको अभी check हड़ताल, करने वाला नहीं होना रास्ते में। अभी आप लोगों ने हड़ताल की हुई है? जी, हमने हड़ताल नहीं की, हमने अपनी गाड़ियां एहतजाजन खड़ी की हैं कि गवर्नमेंट दरमियान में आए और वे ब्रिजेस ऑपरेशनल करे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस आपका। एक्सेल लोड कवानीन का निफाज होना अच्छी बात है, लेकिन मामला जो शिद्दत इख्तियार कर गया है एक्सेल लोड कवानीन को लेकर, इसको तूल दे दिया गया है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुतालिका अथॉरिटीज़ को मैदान में आना चाहिए। अगर इसमें मज़ीद ताख़िर होगी तो आटा जो सस्ता हमने इम्पोर्ट किया है इसका फ़ायदा सारिफ तक मुंतकिल नहीं होगा, सरिये की कीमत कम नहीं होगी, इसके अलावा एडिबल ऑयल यानी कुकिंग ऑयल की कीमतों पर भी मनफी असर आएगा। ये तमाम जो एदाद शुमार हैं अगर वो कम नहीं होंगे तो महंगाई बदस्तूर ऐसी ही रहेगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।